तो स्वागत है आपका इस चैनल पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम टेस्ट लगाने वाले हैं। कौन सा टेस्ट है ये? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स जो हैं और सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो मिसलेनियस है ना, उसके टेस्ट हैं। ठीक है, मेक एंड आईएएस के टेस्ट हैं। और चलिए कंटिन्यू करते हैं इसको। इसमें एक ही टेस्ट मिला है और आगे जो है कंटिन्यू करेंगे हम साइंस के टेस्ट, एक ही मैराथन में करा देंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित संगठनों को उनकी स्थापना वर्ष के अनुसार क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाइए, कालानुक्रम में। ठीक है, IUCN दिया है, UNEP दिया है, FAO दिया है, WWF दिया है, मतलब वर्ल्ड वाइड फंड दिया है। तो सबसे पहले हमें ईयर्स तो पता होने चाहिए कि कौन कौन से साल में कौन सा वाला संगठन हुआ था। ठीक है, तो जो FAO है, मतलब जो खाद्य वाला है, वो 1945 में ही हो गया था। जो हम आज़ादी की बात करते हैं उसके पहले जस्ट, ठीक है, तो उसके पहले हो गया था। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो भी नोट डाउन कर लेते हैं, रोम में, क्योंकि मैच द फॉलोइंग में कभी कभी मिसलिनियस में आते हैं, रोम में है। ठीक है, और जो हमारा IUCN है वो 1948 में, ये तो इजी है, 1948 में हुआ था। उसका जो वो है, क्या कहते हैं इसे, हेडक्वार्टर है, स्विट्ज़रलैंड में है। ठीक है, और WWF जो है 1961 में इसकी स्थापना हुई थी और इसकी जो वो है हेडक्वार्टर नैरोबी केन्या में है। इसका हेडक्वार्टर नैरोबी केन्या। ठीक है, UKT वाला, जहाँ पे वो है अफ्रीकन के जो कॉन्टिनेंट की बात हो रही है, नैरोबी केन्या में है इसका WWF का। और UNEP का नैरोबी केन्या में सॉरी, और इसका 1961 में हुआ था, 1972 में, सॉरी 61 में तो सही है, 1972 में, 1972 वाला। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है, उस टाइम ही और समिट वाले टाइम में ही आया था। तो नैरोबी केन्या। ठीक है, ये उसका हो गया। और हमारा जो मतलब वर्ल्ड वाइड फंड वाले का है वो स्विट्ज़रलैंड में ही है, सेम जो स्विट्ज़रलैंड में ही है, स्विट्ज़रलैंड में ही ग्लैंड जो भी। ठीक है, तो ये IUCN और WWF जो वर्ल्ड वाइड फंड है, मतलब ये दोनों सुरक्षा वाले, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ और इसका, तो एक ही में जगह है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास B। एक मिनट, हमारे पास आंसर हो जाएगा इसका B। ठीक है, अब ये हो गया हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और एक और चीज़ है, IUCN के बारे में स्थापना तो हो गया था, उसके मतलब काम क्या करता है, जैसे जो चीज़ें मेन उसके फैक्टर्स हैं, वो जलवायु, जो भी हरित अर्थव्यवस्था, ये सब चीज़ों का काम करता है। IUCN नाम ही उसका यही है। सेकंड देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कितने भारत में घोषित माइक स्थल हैं। ठीक है, तो माइक स्थल कितने हैं देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले बोल रहा है चिरांज रिपु हाथी रिजर्व असम में। देवमाली माइक जो होता है ना, हाथियों के लिए ही है, ऑब्वियस सी बात है, जो मूवमेंट अभी फुल फॉर्म बता रही। देवमाली हाथी रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में, मयूरभंज है इसका हाथी रिजर्व उड़ीसा में, शिवालिक हाथी उत्तराखंड में। देखो, माइक का मैं पहले फुल फॉर्म बता रही हूँ, मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स। ठीक है, तो मॉनिटरी ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स के लिए है, मतलब ये स्कीम चलाई गई है ताकि उसको रोका जा सके। ठीक है, तो इसमें सभी के चारों के चारों माइक में घोषित में हैं। ठीक है, क्योंकि हाथियों का सबसे ज़्यादा व्यापार होता है और उनका जो दांत होते हैं ना, उसमें मार के दांत ले लेते हैं लोग और सजाते हैं। ये सब चीज़ जो होती है इलीगल ट्रैफिकिंग की जाती है, उसमें की जाती है, तो इसीलिए चारों हैं। ठीक है, बासेल जो अधिनियम है, बासेल जो कन्वेंशन है, वो उसके बारे में बोल रहा है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका लक्ष्य विभिन्न देशों के मध्य खतरनाक कचरे के आदान प्रदान को रोकना है। इसका मुख्य उद्देश्य सजीव परिवर्तित जीवों LMO का सुरक्षित अंतरण, प्रसरण और उपयोग सुनिश्चित करना है। ठीक है, लिविंग मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म जो हम ट्रांसफ़र करते हैं ना इधर से उधर, मतलब एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करते हैं, उसके बारे में बोल रहा है। ठीक है, तो देखो, पहला यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। अच्छा, ठीक है, तो वो तो है, अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका लक्ष्य विभिन्न मध्य खतरनाक कचरे का आदान प्रदान का है। तो हजारियत वेस्ट का है ना, ये हजारियत वेस्ट का जो आदान प्रदान का है, इसके लिए ये काम करता है। LMOs के लिए नहीं करता है, मतलब लिविंग मॉडिफाइंग ऑर्गेनिजम्स के लिए नहीं करता है। तो सिर्फ और सिर्फ पहला हो जाएगा, तो इसमें आंसर हमारे पास D हो जाएगा। ठीक है, और एक और इसकी जानकारी देख लेते हैं। जो अब अभी हम पढ़ रहे बेसल कन्वेंशन पढ़ रहे हैं, इसकी स्थापना लगभग 1989 तक हुई थी। बट एक और चीज़ इसमें मेन है कि जो हजार्डियस केमिकल्स होते हैं ना, जो ऐसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, उसके खिलाफ ये काम करता है। जबकि अभी LMOs की बोला इन्होंने, लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स की बात बोली, तो वो जैव विविधता कन्वेंशन है
है ना, जैव विविधता कन्वेंशन है, CBD है, एक मिनट, CBD है, कन्वेंशन ऑन द बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। तो उसके अंदर कार्जेना जो प्रोटोकॉल है ना, कार्जेना प्रोटोकॉल है, जो ट्रांसफरिंग ऑफ प्रोटोकॉल, कार्ट मतलब एक दूसरे से यहाँ ले जाना। तो एलएमओस के बारे में मतलब लिविंग मॉडिफाइंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में CBD करता है, ठीक है। ये 2000 के अप्रॉक्स हुआ था। और वो 1918 में बेसल कन्वेंशन, सिर्फ और सिर्फ बेसल से याद कर सकते हो, वेस्ट है तो बेस्ट है, वेस्ट है, ऐसे करके याद करते हो। तो वेस्ट हजार्डियस के लिए आ जाएगा और ये कार्डिना प्रोटोकॉल CBD के लिए आ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फोर्थ वाला क्या बोला, निम्नलिखित में से किसके लिए वैश्विक पर्यावरण सुविधा, मतलब GEF जो है वित्तीय तंत्र के रूप में कार्य करता है, किसके लिए करता है, तो देख लेते हैं। UNFCCC के लिए करता है, वो उसको पैसा देता है, पॉप को देता है, स्टॉकहोम कन्वेंशन से जो पॉप आया था, ठीक। और मीनामाता कन्वेंशन, वही टाई डिसीज़ वाला मरकरी, और ये साइट्स को देता है। तो ये देखो, साइट्स को तो नहीं देता, इसको देता है, तीनों को देता है ऊपर के, मतलब UNFCCC, पॉप्स और मीनामाटा। तो हमारे 1 2 3 हो जाएंगे, ठीक है। साइट्स, देखो साइट्स जो है ना, वो एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता की तरफ, मतलब एक तरह का, जैसे हमारे पास वो WPO का जो कन्वेंशन आया है ना, शेड्यूल में चेंजेस आए हैं, तो साइट्स की वजह से ही आए हैं ये जो है। तो एक तरह का अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल कन्वेंशन है ये। तो ये एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है, ठीक। ये क्या है, इंटरनेशनल कन्वेंशन है। और जबकि ये अलग बात है कि पॉप्स, मीनामाता, उसको ये जो ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी है, वो फाइनेंशियल मैकेनिज्म के थ्रू आता है, क्योंकि वो पैसे उसको देता है, ठीक है। जबकि साइट्स जो है प्रॉपर एक तरह का इंटरनेशनल, जो सरकार नहीं होते हैं, जो सहमति मिल के करते हैं कि यार हाँ ठीक है, ये वाली चीज़ें हम करेंगे, तो उस तरह का है साइट्स, ठीक। साइट्स के बेसिक चीज़ यही है कि जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था ना, अभी चेंज भी हुआ था अमेंडमेंट में, तो बेसिक्स यही है कि बस उसमें जो जनजीव हैं, मतलब जीव जंतु हैं, और जो भी एनिमल्स हैं, पौधे हैं, इन लोगों को खतरे में व्यापार जो करते हैं ना, ट्रेडिंग करते हैं, उसमें ना डाला जाए बस। तो इसके लिए काम करता है साइट्स, और किसी के लिए नहीं करता है। मतलब उसका एक समझौता है, तो वो कंट्री वाइज ही चलता है, ऐसा नहीं कि फंडिंग की बात हो रही है। और GEF तो उसको पैसा बिल्कुल नहीं देता है, वो पॉप्स को देता है, मीनामाटा को देता है, UNFCCC को देता है। अब आते हैं टॉयलर पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। बोल रहा है, इसे वर्ष 1989 में गोल्डमैन फाउंडेशन द्वारा प्रारंभ किया गया था। इसे ग्रीन ग्लोबल नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। इसे वैश्विक पर्यावरण के संरक्षण और उसे बढ़ावा देने में अग्रणी भूमिका निभाने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है। तो देखो, जो टॉयलर पुरस्कार है, ये एक पर्यावरण के क्षेत्र में है, तो इसके बारे में जो है, इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ C है। तीसरा वाला स्टेटमेंट सही है कि वही जो बोल रहा है उसका ऑब्जेक्टिव। तो एक पर्यावरण क्षेत्र में उपलब्धियों को दिए जाने वाला एक सबसे बड़ा और बहुत ओल्ड पुरस्कार है, ठीक है। और जो वैश्विक पर्यावरण के संरक्षण में उसे बढ़ावा देता है ना, वो उसी व्यक्ति को दी जाती है। और ये जो बोल दिया इन्होंने कि इस पुरस्कार को, ये वाला पुरस्कार, तो ये पुरस्कार जो है ना, पर्यावरण के क्षेत्र में देने वाला नोबल पुरस्कार है, ठीक। एक तरह का काइंड ऑफ नोबल पुरस्कार माना जाता है। और इस पुरस्कार की जिम्मेदारी दक्षिण कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के उसमें संदर्भ में है। और 1989 में गोल्डमैन का पुरस्कार दिया गया था, और उसको गोल्डमैन फाउंडेशन द्वारा प्रारंभ किया गया था। टॉयलर पुरस्कार अलग है और ये अलग है, तो ये वाला तो हमें समझ में आ गया होगा, ये डिफरेंट है, तो इसलिए रॉन्ग हो जाएगा। और जो ग्रीन ग्लोबल नोबल पुरस्कार है, उसी को गोल्डमैन माना जाता है। मतलब ये वाला 1 और 2 स्टेटमेंट एक ही की बात बोल रहे हैं। टॉयलर सिर्फ और सिर्फ इसके लिए दिया जाता है, पर्यावरण के क्षेत्र में वैश्विक चीज़ों के लिए दी जाती है, ठीक है। अब आते हैं, और देखो सबसे बड़ी बात है ना, अगर देखा जाए तो गोल्डमैन पुरस्कार जो है, जो एक पर्यावरण के संरक्षण तो करते हैं, ज़मीनी स्तर पर कार्य करने वाले पर्यावरणवादियों को दी जाती है। मतलब जो बेसिक लोकल, जो ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, उनको दी जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब तीसरा ही सही है स्टेटमेंट। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिएगा। बोल रहा है कि मैच द फॉलोइंग देख लेते हैं। तो बोल रहा है वर्षा जल संरक्षण राजेंद्र सिंह, साइलेंट घाटी आंदोलन, नर्मदा जो आंदोलन है सबसे ज़्यादा फेमस है, चिपको आंदोलन जो है वो भी फेमस है। तो देखो हमारे पास नर्मदा आंदोलन बिल्कुल सही है, मेघा पाटकर जी थी। चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा जी थे, ठीक है। और साइलेंट के लिए तो सुगदा जी थी। साइलेंट घाटी जो थी वो सुगदा कुमारी थी, सुगदा। साइलेंट वैली पता है ना कहाँ पे है? साइलेंट वैली जो है। वर्षा जो जल संरक्षण था वो राजेंद्र सिंह का ही था। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ
3 ही युग्म सही हैं, ठीक है। स्वामीनाथन जी, एक और बात है, स्वामीनाथन के बारे में जी के बारे में ये पता है, नॉर्मलों के बारे में पता है, सलीम अली जी के बारे में याद कर लेना। सलीम अली जो एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, डॉक्टर सलीम अली, बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है इनको, बर्ड मैन ऑफ इंडिया, बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, पक्षी के वैज्ञानिक थे। और सलीम अली नेशनल पार्क भी है, और कहाँ पे है, उत्तराखंड में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मरुस्थलीय का मुकाबला करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCCD के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करिएगा। यह एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो पर्यावरण एवं विकास के मुद्दों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी है, तो उसके लिए बाध्यकारी है। अच्छा ठीक है। यह रियो सम्मेलन के एजेंडा 21 के सीधी सिफारिश में स्थापित हुआ था। UNCCD ना बिल्कुल सही बात बोल रहा है, वो दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं, ठीक है। UNCCD, अब देखो UNCCD जी है जो डेजर्टिफिकेशन वाला है, UNCCD। तो इसमें चीज़ें ये हैं कि ये भी अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, और जो विकास में पर्यावरण के मुद्दों को लेकर कानूनी रूप से ये लीगली बाइंडिंग है, बस याद रखना। अगर बोल देते कि लीगली बाइंडिंग नहीं है, नहीं, लीगली बाइंडिंग है, डेजर्टिफिकेशन के खिलाफ है, और रियो सम्मेलन में एजेंडा 21 के सीधी से बारे में ये की गई थी, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पर्यावरण के संदर्भ में डर्टी दोजन, मतलब ये डर्टी दोजन के किसे शब्द रेफर करता है। अच्छा, तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, पर बार 12 अस्थायनीय कार्बनिक प्रदूषण, मतलब परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स के बारे में बोल रहा है, ठीक है, यही होगा। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिएगा। पहला बोल रहा है, अच्छा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट दे दिया है, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल दे दिया है, और उसको मैच कराना है। तो कौन किससे मैच करता है, ठीक। तो क्वालिटी एजुकेशन हमें पता है, देखो क्वालिटी एजुकेशन किस में है, तो एक हमारे उस पर चैनल पे भी पड़ा हुआ है ट्रिक्स जो याद करने के लिए लाइन्स है, उस तरह भी याद कर सकते हैं। तो जो क्वालिटी एजुकेशन है हमारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट 4 में दिया हुआ है, तो हमारे पास ये पहला वाला तो मैच करेगा ही नहीं, तो गलत हो जाएगा। सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़, जो सिटीज़ और कम्युनिटीज़ हैं वो हमारे 11 में है, 1 के बेसिस पे याद किया गया, तो ये तो बिल्कुल सही है। जेंडर इक्वलिटी जो है वो 5th में दिया है, यहाँ पे गलत दे दिया है। लाइफ बिलो वाटर, तो लाइफ बिलो वाटर 14 में है, 15 दिया है, क्योंकि लाइफ ऑन लैंड दिया है, ये लाइफ ऑन लैंड होता है, लाइफ ऑन लैंड, लाइफ ऑन लैंड, ये बिलो वाटर दिया है, तो सिर्फ और सिर्फ तो एक ही युग्म सही हो जाएगा, बस ये सस्टेनेबल सिटीज़ वाला, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं SDGs डेवलपमेंट गोल्स। और इम्पॉर्टेंट क्या, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो होते हैं ना, 2015 में ये चीज़ों को लाए थे, और लगभग 2030 तक गोल को ये प्राप्त करना है हमारा लक्ष्य, पर देखो कितना ही होता है। 10th देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। इसे वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में लॉन्च किया गया था। अच्छा, 2015 में बोल रहा है लॉन्च किया गया था। इसमें संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश शामिल हैं, तो संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य शामिल है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ पहला हो जाएगा, ठीक है। जो अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस हमें पता है, हम ही ने लॉन्च किया था, गुरुग्राम, मतलब इंडिया ने लॉन्च किया था फ्रांस की हेल्प से, और गुरुग्राम में इसका वो है हेडक्वार्टर है, तो और सबके ही सब नहीं शामिल हैं बस, ठीक है। और ये हमने COP21 में किया था, COP21 में लागू किया था 2015 में, बस ये डेज याद रखना। मोदी और फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति जो थे ओलान साहब, उसी टाइम किया था हमने बस, और गुरुग्राम में उसका वो है हेडक्वार्टर है, सॉरी। 11 देख लेते हैं। जैव विविधता अधिनियम, मतलब कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ऊपर हम जो पढ़ के आए हैं किसके लिए था कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, वही लिविंग ऑर्गेनिज्म, मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेगा। यह अभिसमय वर्ष 1992 के पृथ्वी सम्मेलन के दौरान अंगीकृत प्रमुख समझौता में से एक है, उसमें से एक है बोल रहा है। अच्छा, यह जैव विविधता के संरक्षण हेतु कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि है, तो ये जैव विविधता में ये भी लीगली बाइंडिंग है। UNCCD भी था लीगली बाइंडिंग, CBD भी लीगली बाइंडिंग है, दोनों लीगली बाइंडिंग। अभी तक हमने ये याद कर लिया होगा, तो इसका दोनों आंसर राइट हो जाएगा। ये है उस टाइम ही पृथ्वी, मतलब जो रियो डी जनेरियो जो हुआ था 1992 में, पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जनेरियो में अर्थ समिट, जिसे बहुत फेमस वो किया जाता है, तो उसको लागू ही 1993 से कर गया था। CBD का जो वो है ना, क्या कहते हैं उसे, सचिवालय मॉन्ट्रियल कनाडा में स्थित है। बस इसमें 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, उसका पार्ट था, और इसमें रियो, बस
उसी से आया था। ठीक, निम्नलिखित कथनों, मतलब फिर से युग्म पर विचार करिएगा, फिर से मैच द फॉलोइंग दिया है, कहाँ कहाँ टाइगर रिजर्व्स हैं और वो फेमस कहाँ, मतलब उसमें मैच करना है। मानस वाला, मानस रिवर पे असम में है, ठीक है। कान्हा जो टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश में है, ठीक है। सुंदरबन जो टाइगर रिजर्व है पश्चिम बंगाल में, बिल्कुल सही है। रणथंभौर जो टाइगर रिजर्व है, रणथंभौर राजस्थान में, कर्नाटका में नहीं है, तो राजस्थान में है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास 3 ही मैच कर रहा है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक अनुसंधान संस्थान के नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में बोल रहा है, ठीक है। देख लेते हैं, पहला बोल रहा है, अरे मतलब पहला वाला बोल रहा है, यह वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSR का एक उपक्रम है, ठीक है। यह नागपुर में स्थित है, बिल्कुल सही है, नागपुर में ही है और ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं, CSR का ही पार्ट है, ठीक है। और ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के जो आया था उस टाइम, नहीं ये अलग हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों ही सही है नीति में। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। इसका उद्देश्य वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस सांद्रता को एक ऐसे स्तर पर स्थिर करता है जो जलवायु प्रणाली की खतरनाक मानव जनित हस्तक्षेप को रोक सके। यह वर्ष 2015 में पेरिस समझौते की मूल संधि है, बोल रहा है कि ये उसकी मूल संधि है, बिल्कुल ये दोनों ही सही है। और UNFCCC इसी बेसिस पे काम ही करता है, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस सांद्रता को वो कर सके, ठीक है। 1992 में जो रियो डी जेनेरियो जब हुआ था उस टाइम ये UNFCCC उसका एक पार्ट था। CBD ऊपर हम देख क्या हैं, UNCCD भी निकल के आया था, अर्थ समिट से ये लोग निकले हुए हैं, अर्थ समिट, ठीक है। फिर उसके जस्ट बाद 1997 में उसी चीज़ के लिए क्योटो प्रोटोकॉल लाया गया था ग्रीन हाउस गैसेस को करने के लिए, ठीक। बॉन कन्वेंशन लाया गया। तो बस इतना ही था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रीन वॉशिंग शब्द का वर्णन है। ग्रीन वॉशिंग मतलब होता है ना कि ग्रीन है, वॉश करना, मतलब झूठा दिखाना कि हाँ ये पैकेट हरा हरा कर देंगे, अंदर कुछ मटेरियल मतलब इको फ्रेंडली कोई मटेरियल नहीं है। तो बोल रहा है मिथ्या रूप से यह प्रभाव व्यक्त करना कि कंपनी के उत्पाद इको फ्रेंडली और पर्यावरणीय रूप से उपयुक्त है, बिल्कुल सही, यही स्टेटमेंट है। अब आते हैं 16 बोल रहा है एक कारण की कथन दिया, उसका कारण दिया हुआ। क्योटो प्रोटोकॉल में केवल विकसित देश सम्मिलित हैं और उन्हें यह उन पर अधिक बोझ डालता है। क्योटो प्रोटोकॉल में सिर्फ जो वो क्या कहते हैं विकसित मतलब डेवलप्ड वाले हैं और उस पर ये बोझ डालता है, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल का यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ दिस UNFCCC के कोई संबंध नहीं है भाई। क्योटो प्रोटोकॉल का कोई संबंध नहीं है, ये कैसे गलत, ये मतलब ये कैसे स्टेटमेंट कह सकता है आदमी, गलत है। कोई ना कोई एक, अगर जनरली भी देखा जाए कोई ना कोई एक चीज़ एक दूसरे से रिलेटेड होती है। तो पहला वाला सही है, क्योटो प्रोटोकॉल विकसित देशों के लिए, जैसे अभी हम लोग बोलते हैं कि जो डेवलप कंट्रीज़ हैं बहुत सारे एमिशंस कर चुकी हैं, तो वो तो अपना पैसा दें, यूज़ करें, ठीक है, हमें भी हेल्प करें वो पैसों से, क्योंकि हम अभी डेवलप कर रहे हैं। और डेवलप करने के दौरान रेन्यूएबल जो यूज़ किया जाता है, रेन्यूएबल रिसोर्सेज, अगर मान लो कोयला वाला को छोड़ दे, फॉसिल्स वालों को, तो उसमें बहुत पैसा लगता है और जो कि हमारे पास है ही नहीं, तो एटलीस्ट पैसे ही दे दें वो। तो उसी की बात बोल रहा है, क्योटो प्रोटोकॉल में केवल विकसित देश सम्मिलित हैं और उस पर अधिक बोझ डालता है ये चीज़, मतलब ज़्यादा बर्डन हो रहा है इनके लिए। निम्नलिखित में से कौन से ग्रीन हाउस गैस और क्योटो प्रोटोकॉल से सम्मिलित हैं। पहले तो देखना पड़ेगा ग्रीन हाउस गैस कितनी है। कार्बन डाइऑक्साइड, देखो मोनोऑक्साइड नहीं है, बस याद रखना, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड है और मीथेन, देखो कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड नहीं है, बस याद रखना। फ्लोरोक्लोरोकार्बन्स भी होते हैं, तो CFCs भी होते हैं इसके, बस। तो ये चारों ही हैं, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन से स्रोतों बिटुमेन, जो बायो बिटुमेन है उसके प्राप्त किया जाता है, मतलब कैन बी ऑब्टेन विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज। बायो बिटुमेन कहाँ कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं ये बोल रहा है। तो फसल के ठूंठ से करते हैं, क्रॉप स्टबल से, एल्गी से करते हैं और एनिमल मैन्योर से करेंगे। ऑब्वियस सी बात है ये सारे बायोडीजल से ही करेंगे, पेट्रोलियम से नहीं करेंगे, ठीक है। तो फॉसल से आता है, तो 1 2 3 हो जाएगा, 3 ही हो जाएगा। राष्ट्रीय हरित क्रांति जो है NGT मतलब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। इसकी स्थापना 2010 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण नियम 2010 के तहत की गई थी। दूसरा बोल रहा है कि इसकी स्थापना के साथ भारत एक विशेष जो पर्यावरण अधिकरण स्थापित करने वाला विश्व का सबसे पहला देश बन गया था। अच्छा, यह अधिकरण सिविल
प्रक्रिया संहिता 1908 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के तहत निर्धारित प्रक्रिया के बाध्य है। एनजीटी किसी के बाद नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ नेचुरल जस्टिस पे काम करता है। ये पहले याद कर लो, नेचुरल जस्टिस पे काम करता है, नेचुरल जस्टिस। ठीक है, ठीक है। और इसकी स्थापना भारत में, ये विश्व का पहला देश नहीं बना था, ऑब्वियस सी बात है। पहले तो वो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड वाले होंगे, सब उधर वाले बन जाते हैं जल्दी से। ये भी गलत है, सिर्फ और सिर्फ पहला वाला है जो उसका जो नियम दिया हुआ 2010 में। और इसको एनजीटी को ना 6 महीने में ही केसेस को जल्दी सॉल्व करना होता है बस। जो 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स यही थे। ग्रीन पीस इंटरनेशनल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। इसकी स्थापना वर्ष 1991 में कनाडा के वैंकूवर में हुई थी। अच्छा, इसकी स्थापना का तत्कालिक उद्देश्य अमेरिका द्वारा अलास्का में नाभिकीय हथियारों के परीक्षण का विरोध करना था। इसका मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। तो इसका आंसर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ पहला वाला। यह एक जो 1971 में हुई थी, ये गलत है 91 में, क्योंकि 1971 में ही ग्रीन पीस हो गया था। ठीक है, वो तो 1992 में ये रियो डी जेनेरियो वाला हुआ है, तो उसके लिए दे दिया हुआ है। और स्वतंत्र और गैर सरकारी है ये। स्वतंत्र मतलब है और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ये कार्य करना इसका ये है। और इसकी जो जिसने बोल दिया है ना कि इसका जो मुख्यालय है ग्रीन पीस जो इंडिया, मतलब ग्रीन पीस इंटरनेशनल है ना, सॉरी ग्रीन पीस इंटरनेशनल है, तो उसका तो इसकी स्थापना तात्कालिक उद्देश्य अमेरिका में नाभिकीय हथियारों के परीक्षण में हुई थी, किंतु बाद में इसका उद्देश्य व्यापक रूप से पर्यावरण की सुरक्षा करने का हो गया था। मतलब पहले तो ये क्या कहते हैं इसे, जो हमारे न्यूक्लियर चीज़ों के लिए था, उसके बाद में उसकी पर्यावरण की सुरक्षा के लिए हो गया था। पहले उसको उस तरह प्रोटेक्शन करता। इसका मुख्यालय जो है, इसका मुख्यालय है नीदरलैंड में, स्विट्ज़रलैंड में नहीं है, नीदरलैंड में है। ठीक है, इसीलिए सिर्फ और सिर्फ पहला वाला, मतलब दूसरा वाला ही सही है। विरोध करना था स्टार्टिंग में, तो एटलीस्ट उसके मोटिव्स तो सही थे ना। किगाली समझौते पे देख लेते हैं, किगाली अमेंडमेंट में देख लेते हैं क्या बोल रहा है। यह समझौता 1 जनवरी 2003 में से प्रभावी हुआ, जो कि कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता है, किगाली में बोल रहा है। अच्छा, इसका उद्देश्य हाइड्रोफ्लोरोकार्बन गैसों के उत्सर्जन को चरणबद्ध रूप से कम करना था। तो किगाली का जो समझौता है ना, किगाली ये एक समझौता रवांडा में, शहर किगाली है, रवांडा में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की टाइम हुई थी। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में हमें पता है ये किस लिए आया था, तो फ्लोरोक्लोरोकार्बन जो कि ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से हुआ था। तो उसकी जो है ये बाध्यकारी तो है, मतलब ये एक कानूनी रूप से जो क्या कहते हैं लीगली बाइंडिंग है, लीगली बाइंडिंग है। और ये 2003 कुछ ज़्यादा जल्दी बोल दिया इन्होंने, 2019 से हुआ था किगाली वाला। ठीक, तो पहला वाला गलत हो जाएगा। और इसका उद्देश्य वही हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो CFCs वाले हैं, तो उसके लिए संदर्भ में है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 हो जाएगा आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो रॉटरडैम एक और एक्स्ट्रा है, रॉटरडैम कन्वेंशन, क्योंकि हमने ऊपर सारे कन्वेंशन कार्डिना प्रोटोकॉल रॉटरडैम CBD वाला सब पढ़ लिए। तो रॉटरडैम कन्वेंशन जो है वो खतरनाक जो रसायन होते हैं ना, उसके इंपोर्ट करने के संदर्भ में जिम्मेदारियों को बढ़ावा देने के लिए एक जो मल्टीलेटरल वो है संधि है। ठीक है, रॉटरडैम तुम्हें पता है नीदरलैंड में है। अब आते हैं 22 में, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। यह पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन है। यह क्रिया आधारित अनुसंधान, शिक्षा और सार्वजनिक जागरूकता के माध्यम से प्रकृति के संरक्षण का प्रयास करता है। तो ये इसमें बोल रहा है वो प्रयास करता है, तो बिल्कुल दूसरा वाला बिल्कुल सही है। ये एक वन मंत्रालय के स्वतः जो बॉम्बे नेचुरल सोसाइटी है ये नहीं है, ये गैर सरकारी है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, याद रखना नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। पहला वाला गलत हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं 23 वाले पे। बोला निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। भारत के हाथियों के संरक्षण हेतु 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च किया गया था। किस में किया गया था? 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट। अच्छा, एशियाई हाथियों को साइट्स की सूची में परिशिष्ट 1 के तहत सूचीबद्ध किया गया है। तो इसमें 23 वाले में दोनों ही सही हैं। उस वाले साइट्स में इनकी सूची में अपेंडिक्स 1 में डाला गया है, बिकॉज अभी वो ऊपर देखे ना माइक का जो प्रोग्राम हुआ था, मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल जो एलिफेंट्स का किया जाता था, इलीगल ट्रैफिकिंग करते थे, उसके लिए इन्होंने अपेंडिक्स में डाल दिया कि भाई प्रोजेक्ट एलिफेंट का लॉन्च तो 1992 में हो गया था, और प्रोजेक्ट टाइगर का कब लॉन्च हुआ था? 1973-72। तो बाघ का जो परियोजना हुआ था 1973 वाले में हो गया था, याद कर लीजिएगा, जो ज़्यादा पूछता है। ठीक, गिद्ध वाला जो है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गिद्ध वाले 2006 में हुए थे। और बस इतना था।
लाल पांडा वाला याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये 2-3 हैं ऐसे हैं कि मैच द फॉलोइंग में बार बार पूछते हैं सब। निम्नलिखित में से कौन अंटार्कटिका में भारत के स्थायी और परिचालन अनुसंधान केंद्र हैं? तो हमें पता है कौन कौन से हैं, भारती और मैत्री, और जो दक्षिणी है वो थोड़ी क्या कह दिए, रिटायर हो गया है जो जो भी है, ठीक। तो भारतीय और मैत्री हैं। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करिएगा। भारत ने रामसर संधि पर 1 फरवरी 1982 को हस्ताक्षर किया था। रामसर संधि पे, अच्छा। भारत का पहला रामसर उस स्थल उड़ीसा में स्थित है, चिल्का झील है, ठीक। विश्व आर्द्र भूमि दिवस प्रत्येक 2 फरवरी को मनाया जाता है। तो इसमें तीनों स्टेटमेंट सही हैं, और ये रामसर कन्वेंशन इसी 2 फरवरी में ही से स्टार्ट किया था। कैप्सियन जो सागर है ना, उसी तट पर एक रामसर एक शहर है, ठीक है, वहीं पे हुआ था, और ये वेटलैंड्स के लिए ही था। चिल्का सबसे पहला था उड़ीसा में, तो इसलिए था, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिएगा, मतलब फिर से डेज दिया है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, और देख लेते हैं कौन कौन से डेज सही हैं। विश्व का जल दिवस 22 मार्च, बिल्कुल सही है। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को होता है, मई को नहीं। तो मार्च के बाद देखो सब 22 है ना, तो वाटर, फिर उसके बाद आता है अर्थ के बाद आता है मतलब वाइल्ड लाइफ ऐसे याद कर लेते हैं, ठीक है। तो मार्च में हमने पिया पानी, मार्च में होली खेलते हैं तो पानी से खेलेंगे। मार्च अप्रैल के बाद अप्रैल, तो अर्थ को बचाएंगे पानी से, और मार्च अप्रैल, और ये हो गया मई। तो अप्रैल 22 मार्च को आता है हमारे पास जैव विविधता दिवस, और विश्व पर्यावरण दिवस जो आता है वो 5 जून को आता है। जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट जो डे होता है ना, 5 जून को आता है बस। ओशियन मतलब जो हमारा ओशियन डे है, 5 जून को है, ये भी सही है, मतलब 1 भी सही है, 2 भी सही है, 3 भी सही है, तो तीनों युग्म बिल्कुल सही हैं। और विश्व वाला जो है, विश्व महासागर जो दिवस है, ये गलत दिया हुआ है, नहीं, विश्व महासागर दिवस 8 जून को ही आता है, लेकिन अच्छा ये अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस अभी हमने पढ़ा अप्रैल में होता है, अप्रैल, ठीक है। तो 3 ही सही है, स्टेटमेंट 3 ही सही है। ये सारे इंपॉर्टेंट जो थे, और एक और जो था, जो टाइगर, जो वर्ल्ड का टाइगर दिवस होता है वो जुलाई में आता है। तो जून के बाद जुलाई, ऐसे लाइन से याद करो, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, तो जो चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है। और बस ये हो गया, इतना तो ये हो गया। मृदा दिवस जो है हमारी, जो वर्ल्ड सॉइल डे होती है, दिसंबर में मनाई जाती है, 5 दिसंबर को जो है वर्ल्ड सॉइल डे होता है। तो वाटर सॉइल सब याद ही कर लिए। 27 निम्नलिखित में से कितने टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में विस्तृत हैं, मतलब कौन कौन से अरुणाचल प्रदेश में हैं, देखते हैं। नामेरी टाइगर रिजर्व, नामदाफा, कामलांग, ओरांग। जो असम में है, मानस, देखो कौन कौन से हैं, मानस है असम में, मानस है, नामेरी है, काजीरंगा है, ओरांग है। तो ओ मॉन्क डियर, ऐसे एक और ट्रिक था, ठीक है। आर मॉन्क्स आर डियर या डीजी जो था, तो इस पर अरुणाचल प्रदेश में ये याद कर लो कि नामदाफा, पाकुई और कमलंग है। तो नामदाफा जो है, पाकुई और कमलंग है बस। ओरांग और नामेरी जो है वो हमारे आसाम में है, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ 2 ही सही हो जाएगा, ठीक। एक और चीज़ है, जो वन्य अभ्यारण्य है, उसमें झारखंड में डालमा है, एक गौतम बुद्ध था हजारीबाग पार्श्वनाथ पे, बस इतना। केरल में इडुक्की जो ज़्यादा फेमस है, पेरियार, वायनाड, जो वायनाड लेक भी है, हम लोग किए भी हैं। तेलंगाना में नागार्जुन सागर पे श्रीशैलम है, किन्नरसानी है, बस इतनी सारी चीज़ें होंगी। अब बात है 28 में, मैच फिर से करना है। सिरपुर आर्द्रभूमि मतलब सिरपुर वेटलैंड, कबरताल, अनुसूपा लूप, ठीक है। सिरपुर जो है ये याद है कि हमें मध्य प्रदेश में मिलता है, तो मतलब सिरपुर जो है मध्य प्रदेश में है। वाधाना आर्द्रभूमि गुजरात में है। काबरताल जो आर्द्र है ना, बिहार में है। खबरताल, असूपा जो आएगा उड़ीसा में हो जाएगा। तो 28 का हमारे पास डी चाहिए, नहीं तो ए का 4 डी, ठीक है, तो डी आंसर हो जाएगा। अब आते हैं निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिएगा। एक दिया है वो समन, शमशापुर, और हमारे यूपी में जो हैं उसके लिए दिया हुआ है, तो देख लेते हैं, ये तो याद हो जाएगा। समन जो है हमारे मैनपुरी में है, समन मैनपुरी है, बिल्कुल सही दिया हुआ है, समन मैनपुरी में ही है।
और समसपुर जो है रायबरेली में है, उन्नाव दिया हुआ है समसपुर। तो सारे रायबरेली मतलब बरेली का जो झुमका है पूरा समस्त संसार लेके आ रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। सांडी जो पक्षी है हरदोई पे है, तो सांडी हरदोई पे सही है। सरसई जो नवर झील दिया हुआ है ये हमारे गोंडा में नहीं है, इटावा में है। तो इटावा में है, इटावा। तो ये भी गलत दिया हुआ है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही युग्म सही हो जाएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नवाबगंज का चंद्रशेखर आज़ाद चंद्रशेखर उन्नाव में है, जो उन्नाव दिया है इन्होंने नवाबगंज, जो कि इसे चंद्रशेखर पक्षी आवाज अब जाके जानते भी हैं। तो नवाबगंज या चंद्रशेखर आज़ाद का नाम आ जाएगा, तो इसलिए पार्वती जी का जो है वो गोंडा में है, तो ये गोंडा जो नाम दिया है पार्वती, और उन्नाव चंद्रशेखर जी के लिए आज़ाद के लिए। भारत में किस वर्ष हिम तेंदुओं के संरक्षण के लिए हिम तेंदुआ परियोजना की शुरुआत की गई थी? किस साल की गई थी? ये 2009 में की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा कालानुक्रम में व्यवस्थित करिए? तो ईयर दे दिया है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से ये सारे के दे दिए हुए हैं, और उसमें हमें वो करना है। तो भारतीय जो हमारे क्या कहते हैं वन अधिनियम है, तो भारतीय जो वन अधिनियम है उसका जो है मतलब वर्ल्ड वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट जो आया था उसमें देख लेते हैं हम। तो वन्य जीव जो संरक्षण है वो 1972 में है, और जो भारतीय वन जो फॉरेस्ट अधिनियम था 1927 के आया था। तो उल्टा होता है, 7-2 मैच का अलग होता है। तो सबसे पहले जब बोला जाए अंग्रेजों के राज में 1927 से शुरू हो गया था, बट जो 1972 में एक्चुअली जो हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था उस टाइम आया था। अरे वन्य जीव मतलब संरक्षण अधिनियम में 1972 में आया था। और जल प्रदूषण रोकथाम नियंत्रण के लिए अधिनियम जो आया था ना, प्रदूषण वाले के लिए रोकथाम नियंत्रण के लिए, वो 1974 के अप्रॉक्स आया था। ठीक। और जो वायु के लिए आएगा, वायु के लिए तो अलग आएगा, तो 1981 में बाद में, क्योंकि पहले वाटर इज़ मोर इम्पोर्टेंट इन द एयर वाली चीज़ है। वन का संरक्षण अधिनियम 1980 में आया था। ठीक। तो फॉरेस्ट का कंजर्वेशन एक्ट 1980 में आया था। वाटर का प्रिजर्वेशन एक्ट जो आया था 1974 में, क्योंकि 73 में तो आया था टाइगर वाला, उसके जस्ट 1 साल बाद ये आ गया, 1981 में आ गया वायु के लिए, और ये तो 1972 में याद ही होगा। तो हमें मैच द फॉलोइंग करना है, अरे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। तो 31 में सबसे पहले 1 आएगा, फिर 3, 2, 4, तो बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, और उसके साथ साथ हम ही ऊपर एक कैचअप कर लेते हैं कि जो एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था उसके मतलब ओजोन के लिए आया था, वो एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन के लिए। फिर बेसल कन्वेंशन आया था, वो जो खतरनाक ऊपर जो हमने पढ़ लिया ना, बेसल कन्वेंशन आया था, वो खतरनाक अपशिष्टों को सीमा पे मतलब क्रॉस बॉर्डर के लिए जो सबसे डेंजरस चीज़ें थी उसके लिए एक्सपोर्ट इम्पोज करते थे, 1989 में आया था, जस्ट उसके 2 साल बाद, ओजोन के मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के जस्ट बाद। ठीक है। रॉटरडम कन्वेंशन जो आया था, रॉटरडम कन्वेंशन 1900 इसी के संदर्भ में 98 में आ गया था। स्टॉकहोम कन्वेंशन आया था, एक स्टॉकहोम कन्वेंशन, वो पॉप्स के लिए आया था, पॉल्यूटेंट्स होते थे वहाँ पे, 2001 में आया था। ठीक, यहीं पे लिख देती हूँ। और उसके बाद UNFCCC जो कि हमारा रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट हो गया था, उस टाइम 1992 में आया था। देखो, अर्थ समिट से 3 चीज़ें निकली थी, UNFCCC निकली थी, CBD निकला था, और UNCCD निकला था। बस 3 चीज़ें उसी से निकली थी। ठीक, बस इतना याद हो जाए, बस बहुत है। और क्योटो प्रोटोकॉल और वो किगाली, ये सब तो चीज़ें याद है। किगाली वाला क्वेश्चन भी कर चुके हैं हम लोग। वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम जो UNEF के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेगा। यह संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद का एक सहायक निकाय है, मतलब सपोर्टिव बॉडी है, ये बोल रहा है। ठीक है। ये इसका मुख्य उद्देश्य सभी प्रकार के वनों का संरक्षण, प्रबंधन और सतत विकास को बढ़ावा देना। बिल्कुल दोनों ही सही हैं, और दोनों बहुत ही ज़्यादा एक तरह के जेनरिक स्टेटमेंट भी लग रहे हैं कि उसका सहयोग कर रहा है और उसका बढ़ावा देना है, तो दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। अब आते देखो, टाइगर रिजर्व दे दिया है और राज्य दे दिया हुआ, तो मैच करना है। तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किसके में है? तो हमारे बिहार में है। दम्पा जो है हमारे मिजोरम में है, और पलामू जो टाइगर रिजर्व है झारखंड में है हमारे। बुक्सा जो है पश्चिम बंगाल में है। तो बक्सर वाला, तो इसका 33 का सी आंसर सही हो जाएगा। ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर से बोल रहा है कि कंसीडर करो पेयर्स को। तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, ये सबको पता है, केरल में नहीं है, तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में। मुकुंदरा जो टाइगर रिजर्व है वो राजस्थान में है, झारखंड में तो नहीं है, राजस्थान में। रणथंभौर टाइगर रिजर्व तो याद है, तो रणथंभौर और मुकुंदरा दोनों दोस्त हैं, मुकुंद और रणथम, तो वो राजस्थान में ही है। नवेगांव जो है वो महाराष्ट्र में है, असम में नहीं है नवेगांव।
नाम ही से लग रहा है कि नवेगांव महाराष्ट्र में। अमराबाद टाइगर रिजर्व जो है वो है हमारे तेलंगाना में। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही युग में तो सही रहा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित मैती आंदोलन, मतलब मैती मूवमेंट के बारे में बताइए। भारत के किस राज्य में मैती का है? तो ये सिर्फ उत्तराखंड में ही है, मैती आंदोलन हुआ था चमोली डिस्ट्रिक्ट में। बस। भारतीय वनस्पति संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। इसे भारत सरकार द्वारा वर्ष 1916 में स्थापित किया गया था। अच्छा, ये बोल रहा है 1916 में किया गया था। इसका मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। मतलब बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में बोल रहा है। तो ये 1916 में नहीं किया गया था, बहुत पहले भारत सरकार द्वारा 1890 में स्थापित कर दिया गया था। और भारतीय वनस्पति संरक्षण की बात हो रही है। कोलकाता में इसका स्थित है, बिल्कुल ये तो सही है। निम्नलिखित में से कितने मिशन जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना NAPCC के अंतर्गत में सम्मिलित हैं? कितने ज़्यादा, कौन से मिशन सम्मिलित हैं देख लेते हैं। बोल रहा है कि उन्नत ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन, मतलब नेशनल मिशन फॉर एडवांस एनर्जी। ग्रीन इंडिया के लिए सस्टेनेबल एग्रीकल्चर वाला नेशनल मिशन फॉर द सस्टेनेबल हैबिटेट। तो कौन कौन से हैं? तो इसमें सभी के चारों इसमें सम्मिलित हैं। जल जीवन मिशन भी है, राष्ट्रीय मतलब जल वाटर मिशन भी है, याद रखना वाटर मिशन भी है। तो जब सतत हरित सब कर रहे हो तो वाटर मिशन भी है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कभी कभी समाचारों में आने वाला ऑपरेशन बिरबिल किससे संबंधित है? जो न्यूज़ में सबसे ज़्यादा फेमस है ऑपरेशन बिरबिल, तो किससे संबंधित है? जंगली बिल्ली और जंगली पक्षियों की प्रजातियों का अवैध जो व्यापार होता है उसी से रिलेटेड है। WCCB के वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो के टाइम में से। केंद्रीय नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। यह एक वैधानिक संगठन है जिसका गठन सितंबर 1974 में जल कानून प्रदूषण का नियंत्रण एवं निवारण के तहत हुआ था। यह 1986 के पर्यावरण संरक्षण कानून के प्रयोजन के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को तकनीकी सेवाएं प्रदान करता है। तो ये बोल रहा है तकनीकी सेवाएं प्रदान करता है, बिल्कुल दोनों स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि ये एक तरह का जो हमारा पॉल्यूशन बोर्ड है ना, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ये इसी काम करता है। ठीक है, और बस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेगा। इसे वर्ष 1964 में स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। ऊपर मैंने किसी का तो बताया था कि किसका केन्या में है। ठीक है, देख लेते हैं अभी। वैश्विक पर्यावरण आउटलुक इसी के द्वारा जारी किया जाता है। किसके? UNEP के द्वारा जारी किया जाता है बोल रहा है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 आंसर सही हैं। देखो, पहली बात UNEP का जो प्रमुख वो है 1972 में ही आया था उसी टाइम, और जो DOG जनरियो वाला, और नैरोबी केन्या में है। तो नैरोबी केन्या में बिल्कुल सही है। और इसे स्थापित करने वाला जो डेट ही है वो रॉन्ग हो गया है। इसके जो रिपोर्ट्स होते हैं, बहुत सारे रिपोर्ट्स हैं, जैसे पहला एमिशन रिपोर्ट, एमिशन गैप रिपोर्ट पर्यावरण आउटलुक वाला भी है। एक आउटलुक जो होता है इकोनॉमिक आउटलुक, वो IMF करता है, ये जाना। और ये ट्रांसपोर्टेशन रिपोर्ट भी एक निकालता है, ट्रांसपोर्टेशन रिपोर्ट, बहुत सारे इन्वेस्ट इनटू हेल्दी प्लैनेट रिपोर्ट, बहुत अच्छे इमिशन गैप और ट्रांसपोर्टेशन वाला, ये सब निकालता है। ठीक, दोनों सही है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, हमारे जो एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस इतने ही थे इसमें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू।